हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस। अब में हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज जो है ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के साथ साथ बीपीएससी के लिए और साथ ही आरओ री एग्ज़ाम जीएस के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और अब जो है डेट तो अभी डिसाइड नहीं हुई है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, लेकिन यहाँ पे जो सीट है, सीट की संख्या बढ़ गई है। 900 प्लस सीटें इसमें होने के चांसेस हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि चाहे 900 हो जाए चाहे 2000 हो जाएं सीटें, जो पढ़ेगा वही इसमें फाइट कर पाएगा। तो बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि अगर दिसंबर में पेपर होगा तो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है और उस पर्पज़ से आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो ये टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे है, और इसके पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 79 तक यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। आज का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम प्रश्न संख्या 80 से लेकर के 150 तक सॉल्व करेंगे। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 79 तक हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 80, प्रश्न संख्या 80, और यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में उच्च न्यायालय दिया हुआ है और सूची 2 में यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना वर्ष कब है, तो 1866 में स्थापित हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है यह 2000 में स्थापित हुआ था। और हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय 1971 में बनाया गया। और साथ ही राजस्थान का, तो राजस्थान का 1949 में हो जाएगा। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 4231 4231। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग मंत्रालय सही सुमेलित नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय। कौन सा यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है जो कि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये सही है। कार्मिक चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी जो है, इसका जो है मंत्रालय कौन सा है, तो यहाँ पे गृह मंत्रालय नहीं होगा, ये कार्मिक मंत्रालय ही होगा। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग जो है ये किसके तहत आता है, तो ये कार्मिक मंत्रालय के तहत ही आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है, और भारत का निर्वाचन आयोग ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत आता है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, कर्मचारी चयन आयोग जो है यह गृह मंत्रालय के तहत आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय के तहत ही आता है, गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, उच्च न्यायालयों का संगठन, पुलिस, मादक पेय पदार्थ। कौन सा इसमें से राज्य सूची का विषय है? तो कोड का प्रयोग करके यहाँ पे उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पुलिस और मादक पेय पदार्थ जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की क्योंकि वे संवैधानिक तानाशाही स्थापित करेंगे? टीटी कृष्णमाचारी, केटी शाह, BR अम्बेडकर, KM मुंशी। किसने आलोचना की थी आपातकालीन उपबंधों का? तो टीटी कृष्णमाचारी ने यह आलोचना की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टीटी कृष्णमाचारी जो थे इन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि आपातकालीन प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रपति और कार्यपालिका संभावित रूप से संवैधानिक तानाशाही का एक रूप अपना सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पुदुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया? कौन से संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था? तो ये हुआ था 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है वह स्थापित की गई वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं। दूसरा है, श्री बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन सही नहीं है। पहला कथन यहाँ पे क्यों सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि ये जो पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस पर की जाती है, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इनका घोषणा तो कर दिया जाता है, बट ये वितरित नहीं किए जाते। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च-अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो स्टॉकहोम, सिडनी, रॉटरडैम या फिर ब्रसेल्स? तो यहाँ पे कहाँ पे आयोजित की गई थी ये? तो ये आयोजित हुई आपकी रॉटरडैम में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 जो है यह रॉटरडैम में आयोजित की गई। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि RRI का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर झांसी? तो यह जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र है यह स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस जो है वह कब मनाया गया? तो यह जो है मनाया गया 14 अप्रैल को, और इसका जो विषय था यह क्या रखा गया? तो यह रखा गया है अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है जिसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह जिसमें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण डाली गई निम्नलिखित में से किस संस्था के योगदान से किया गया था? तो ये किस संस्था के योगदान से संपन्न हुआ था सूर्य तिलक? तो ये हुआ था आपके भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER बेंगलुरु के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे को 1857 के भारतीय विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस पैदल सेना का हिस्सा थे? तो मंगल पांडे जी किस सेना के जो है हिस्सा थे? पैदल सेना के हिस्सा थे। तो ये थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं? टोंस, केन, बेतवा, हिंडौन? कौन कौन सी इसमें से यमुना नदी की सहायक हैं? तो चारों जो है यह यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कुछ हाल ही में प्राप्त GI टैग दिया हुआ है और उनसे संबंधित उत्तर प्रदेश के जिले दिए हुए हैं, यानी कि ये किस जिले से संबंधित हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तिरंगी बर्फी जो है यह कहाँ से संबंधित है? तो तिरंगी बर्फी जो है यह काशी यानी कि वाराणसी से संबंधित है। और थारू कढ़ाई, तो थारू कढ़ाई जो है यह कहाँ से संबंधित है? तो यह लखीमपुर खीरी से संबंधित है। बेंत और बांस शिल्प ये कहाँ से? तो ये बरेली से संबंधित है। और साथ ही सुरखा अमरूद जो है यह प्रयागराज का है, प्रयागराज का अमरूद फेमस है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को GI टैग दिया गया है। और किसके ज़िले से हैं? तो तिरंगी बर्फी जो है यह काशी यानी कि वाराणसी से संबंधित है। स्वतंत्रता समय से ये जो है फेमस है बर्फी, तो इसलिए इसको GI टैग दिया हुआ है। तो तिरंगी बर्फी काशी हो गया, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेत और बांस शिल्प जो है बरेली, और सुरखा अमरूद जो है यह प्रयागराज का है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो
ये योजना जो है यह शुरू की गई 2022 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना निर्माण श्रमिकों की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17,051 गोला बारूद के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? किसने विकसित किया है? तो ये जैकेट जो है विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है यह 13 नवंबर 1963 को हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना में भारतीय नौसेना के कमांडोर के समकक्ष कौन है? कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर या फिर कैप्टन? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यानी कि भारतीय नौसेना के कमांडोर के समकक्ष जो होते हैं वह ब्रिगेडियर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमित और सिफारिश सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है दिनेश गोस्वामी समिति अपराध और राजनीति के बीच संबंध। दूसरा ऑप्शन बी है बोहरा समिति चुनाव सुधार। ऑप्शन सी है इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनावों का राज्य वित्त पोषण। और ऑप्शन डी है तनख्वाह समिति राज्यों का पुनर्गठन। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है पहले से वह है ऑप्शन सी यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह चुनावों का राज्य वित्त पोषण जो है इससे संबंधित है और यह 1998 में गठित हुई थी यह समिति। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह अपराध और राजनीति के बीच संबंध से नहीं है, यह चुनाव सुधार से संबंधित है और 1990 में इसे गठित किया गया था। बोहरा समिति जो है यह अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ से संबंधित है बोहरा समिति, और इसका जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। तनख्वाह समिति जो है यह चुनाव कानून और चुनाव सुधार से संबंधित है, जिसका गठन जो है 2010 में किया गया था। तो पहले से जो ऑलरेडी सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? गुजरात, राजस्थान, गोवा या फिर केरल? तो पहली बार जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया किस राज्य की विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो केरल में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल जो हुआ था यह 1989 में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो भारतीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है यह पदेन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन हुआ था यह 1961 में हुआ था, 1961 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। दूसरा कथन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों को अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि आयोग के आधे सदस्य, तो यहाँ पे आयोग में जो है अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है, जो कि गलत है। इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो यूपीएससी का जो सदस्य होता है वह यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य में किसी अन्य नियुक्त के लिए पात्र नहीं होता है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को सेवा से मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 311।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वह अपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि वह अपने कार्य निष्पादन की जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है, वह किसे सौंपता है, तो वह राज्यपाल को सौंपता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, तो केवल पहला यहाँ पे सही है, क्योंकि जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं वह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, सलाहकारी होती हैं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला आंसर सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है, जिसे PIL कहते हैं, यह जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार ली गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला है, अनुच्छेद 323A के तहत अधिकरणों की स्थापना संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा की जा सकती है। दूसरा है, अनुच्छेद 323B के तहत अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे यहाँ कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अधिकरण के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में कोई उपबंध नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। अनुच्छेद 323B जो है या अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं किए गए। कौन सा परिवर्तन इसमें 97वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG को शामिल किया गया, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो अधिनियम जोड़े गए हैं या अनुच्छेद 243P से 243ZG नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। किसके पास है, तो यह अधिकार जो है यह राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है यह राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार है सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार जो है यह संवैधानिक अधिकार है। यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, जो कि नागरिकों को यह कहने की अनुमति देता है कि उन्हें कौन शासित करता है और उन्हें कैसे शासित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती। दूसरा कथन है, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती है। अब यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है कूट के प्रयोग से। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे अभिकथन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। कारण क्या है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह वर्ष 1992 में गठित एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा कथन है, जयंती पटनायक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थीं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यसभा के उपसभापति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हैं इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के पात्र हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है यह 1993 में की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले को दल बदल मामला के नाम से भी जाना जाता है? किहोतो होलोहन मामला, इंदिरा साहनी मामला, IR कोहेलो मामला या फिर इंदिरा नेहरू गांधी मामला। तो यहाँ पे किहोतो होलोहन मामला जो है इसको दल बदल मामला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरे में वर्तमान राज्यपाल दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह कौन है? तो यह हो गए हैं आपके एस अब्दुल नज़ीर हैं। असम के तो असम के गुलाब चंद कटारिया हैं। महाराष्ट्र के रमेश बैस और उड़ीसा के तो रघुवर दास। तो इसका जो सही कोट होगा 1 2 3 4 है, यानी कि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सीक्वेंस से ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन GST परिषद का अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों के रूप में गठित किया? किसमें गठित किया गया? तो यह गठित किया गया 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कारण क्या है कि किसी मामले की जांच करते समय इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि ITUC की स्थापना हुई थी 1905, 1920, 1925 या फिर 1940? तो इसकी स्थापना जो है यह 1920 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसे प्रस्तुत करता है? तो यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वह 338 ए यानी कि अनुच्छेद 338 ए में इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपनी रिपोर्ट ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350 बी या फिर अनुच्छेद 351? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 350 बी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है किसकी सिफारिश पर? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। कब? तो 1964 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, CBI के निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं? नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी यह 1963 में की गई थी। यह भारत सरकार के कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन जो है कार्य करता है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति जो कि 1962 से 64 में बनाई गई थी द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी। CBI कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसे अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जिसको बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, यह गलत है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सांविधिक संस्था है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निम्नलिखित संहिता में से किस के स्थान पर निर्धारित किया गया है? तो यह निर्धारित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर कोलकाता में? तो NIA का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और इसका गठन कब हुआ था? तो NIA का गठन वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के गठन की सिफारिश की थी? तारापुर समिति, सप्रू समिति, BN श्रीकृष्ण समिति या फिर HN कुंजरू समिति? किस समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के गठन की सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश की गई थी HN कुंजरू समिति के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना है यह कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी HN कुंजरू की समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे संसद की 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भर्तृहरि मेहताब जी को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। और स्पीकर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं फिर से एक बार ओम बिरला जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की पहल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये पहल जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो ये पहल सर्वप्रथम PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत सर्वप्रथम जो है वर्ष 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया और इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सीटों की संख्या के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर है? दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आ जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर जो है लोकसभा सीट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश आएगा जिसमें सीटों की संख्या 80 है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है? तो 48 है। और पश्चिम बंगाल में 42। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु को चित्रित करता है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247 या फिर अनुच्छेद 248? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 246। नेक्स्ट प्रश्न है यदि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपको यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है तो यहाँ पे ये प्रावधान हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निम्नलिखित तरीके से पदमुक्त किया जा सकता है। तो इन्हें जो है लोकसभा का एक प्रस्ताव सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ तब इसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पदमुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध का रिट जारी करने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में है भारत में उच्च न्यायालयों के पास मूल अधिकारों के परिवर्तन के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। ये भी सही है। उच्च न्यायालय के पास संघ की किसी भी कार्यकारी और विधायी कार्यवाहियों
की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति को और अधिकार है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि उच्च न्यायालयों के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय करने की शक्ति है, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि ये शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्यों सहित 15 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र विशिष्ट अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, ये भी सही है। हिंदी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, गलत है। यहाँ पे 6 आधिकारिक जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो अरबी है, चीनी है यानी कि जिसको मंदारिन भी कहते हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है, उसमें हिंदी का स्थान नहीं है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संसद का नाम है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो नेसेट जो है यह किस देश के संविधान को कहते हैं, किस देश के संसद को कहते हैं नेसेट। तो नेसेट जो है यह इजराइल का संसद है। और इम्पीरियल डाइट जो है यह कहाँ का है, तो यह जो हो जाएगा आपका जापान का हो जाएगा इम्पीरियल डाइट, यानी कि बी का दूसरा हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो है यह चाइना का है, चाइना का संसद। और मजलिस जो है यह ईरान का संसद कहलाता है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के पंचशील समझौते का सिद्धांत है। गैर आक्रामक, हस्तक्षेप, गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे गुटनिरपेक्षता नहीं होगा, बाकी गैर आक्रामक, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI एक सांविधिक निकाय के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये कब गठित हुआ, तो ये गठित हुआ था 2016 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये यहाँ पे शर्त जो है पूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 385 में ये प्रावधान है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ राजनीतिक दल दिया हुआ है और दूसरी तरफ गठन वर्ष। भारतीय जनसंघ की का गठन कब हुआ था, तो भारतीय जनसंघ जो है इसका गठन 1951 में किया गया था। AIDMK की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है यह हुई थी 1972 में। और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और समाजवादी पार्टी तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला नगर निगम है यह स्थापित किया गया था मद्रास में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम जो है यह 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 में कलकत्ता और वर्ष 1888 में बम्बई नगर निगम की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है। तो यहाँ पे 343 ZD जो है यह जिला योजना समिति
जिला योजना समिति से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243 ZD। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक विकास पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, पहला कथन है यहाँ पे, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य जिला एवं न्यायाधीश न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना की निगरानी करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? किसके बारे में? तो न्याय विकास पोर्टल के बारे में। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, जो कि गलत है। यह पोर्टल जो है कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा कथन है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि NDM यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, इसका गठन 2005 में किया गया था और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषाएं घोषणा का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तमिल 2004 बिल्कुल सही है, संस्कृत तेलुगु 2005 नहीं 2008 में बनाई गई थी, कन्नड़ जो है यह 2008 में, और उड़िया जो है 2013 में। तो तेलुगु जो है इसको कब घोषणा की गई थी शास्त्रीय भाषा बनाने की? तो इसकी घोषणा जो हुई थी यह 2008 में की गई थी। 2005 में संस्कृत को बनाया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था 1906 में, 1912 में, 1907 में या फिर 1923 में? तो विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन जो है 1907 में नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य कब तक बिना अनुमति के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो यह 60 दिनों तक यदि बिना अनुमति के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो सदन जो है उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।